नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा आपके अपने इस YouTube चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माँ शारदे को नमन करता हूं कि कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल, धन्य में हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल, धन्य में हो जाऊं। हे माँ भगवती, कुछ ऐसा कमाल कर कि मैं धन्य हो जाऊं। अज्ञानी हूँ फिलहाल, अज्ञानी हूँ फिलहाल, अमल में हो जाऊं माँ, अमल में हो जाऊं। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज हम हिंदी में व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा व्याकरण। क्या होता है व्याकरण, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है व्याकरण। व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वी प्लस आ प्लस क्वी प्लस अन। अब देखिए इसमें वी और आ दोनों उपसर्ग है, क्री धातु है, क्री तो है धातु और वी और आ है इसमें उपसर्ग। इसी प्रकार से जो अन है वह प्रत्यय है। मतलब व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, अर्थात व्याकरण शब्द जो बना है, तो इसके बनने में वी और आ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, क्री इसमें धातु है और अन हिंदी के अनुसार प्रत्यय है। हालांकि जब बात करें संस्कृत की तो अन जो है वह लुट प्रत्यय होता है, अर्थात लुट प्रत्यय का अन शेष रहता है। यह संस्कृत में होता है, लेकिन फिलहाल हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी की बात करेंगे। तो वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, क्री धातु है और अन प्रत्यय है। अब देखिए ये जो वी शब्द है वह में ई छिपा हुआ है, इधर आ है और इधर क्री है और इधर अन है। अब देखो व के बाद में ई है और ई के बाद में आ है। यदि ई के बाद में आ कोई भिन्न स्वर हो, अर्थात ई के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तब इस ई का यह हो जाता है। संधि का नियम है, कहा जाता है कि ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर होता है तो ई का यह होता है। अगर आपको याद नहीं रहे कि किसका क्या होता है तो ध्यान रखो कि ई के बाद में अगर भिन्न स्वर हो तो ई का यह होता है। ई रोवे, ई रोवे, ई किया रोवे, ई रोवे, ई किया रोवे, री कर रोवे, री कर रोवे, रे रोवे। तो ई का यह। इसी प्रकार से ऊ का व, अगर ऊ होता है उसके बाद में कोई भिन्न स्वर होता है तो इस ऊ का व हो जाता है। ई रोवे, ई किया रोवे, उआ उआ कर रोवे, ऊ का व होता है। तो ई का ये और ऊ का व हो जाता है। तो ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर होता तो ई का ये होता है। तो आप देखिए कि ये है व आधा बचा हुआ, ई का हो गया ये, तो ये आधा हो गया। इस या में हमने जोड़ दिया आ, शब्द बन गया या। और ये जो क्री है, क्योंकि क्री में री स्वर है, री के बाद में अगर अ है तो इस री का भी अर होता है। इस प्रकार से ये क में से री निकला, क रह गया था आधा और री का हो गया अर, इसलिए क में जब अ मिलेगा क हो गया आपके पूरा। र में जब ये अ मिल गया तो र हो गया पूरा और इस न का ण हो जाता है। नियम ये है कि अगर किसी र का मेल न से होने वाला हो तो ये न ण में तब्दील हो जाता है। कैसे होता है देखिए, परि प्लस नाम शब्द क्या हो गया है, परिणाम। इसी प्रकार से प्र प्लस मान जरूरी नहीं है। आप देखिए प्र में र विद्यमान है, ये र है
ये प है, प में र है, र के बाद में व्यंजन वर्ण है लेकिन अंत में न है, इस न का ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कितने प्रमाण प्रमाण हो गया है। क्या हो गया है? प्रमान प्रमाण, इस न का अण हो गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि री, र, श और इनसे बनने वाले वर्ण जैसे स्र, हम देखते हैं स्र का टुकड़ा करेंगे तो श में र होता है, श में र होता है, श्र। तो देखिए श है और ये र है, तब जाकर के ये श्र है। ठीक है, इसका मतलब इसमें ये र, ये देखो ये र होता है। इसी प्रकार से श का जब टुकड़ा करते हैं तो क और श होता है। क्या होता है? क और श। तो देखिए ये क है और ये श है, तो इसका मतलब ये श भी आ गया है। क्या आ गया है? श भी। तो कहने का ये है कि यदि री, र, श, स्र, श आदि के बाद में न आ जाए, इनके बाद में यदि न आ जाए तो क्या होगा? तब इस न का ण हो जाता है। संधि के नियमानुसार न का ण हो जाता है, इसीलिए इस व्याकरण में न का ण हो गया है और शब्द बन गया आपके व्याकरण। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ना? जो विशेष करके कर देता है, कहने का मतलब करना, जो विशेष करे अर्थात जो शुद्ध बनाने का कार्य करे। व्याकरण का कार्य क्या है? व्याकरण का कार्य होता है शुद्ध करना, परिमार्जित करना। तो शुद्ध करना या परिमार्जित करना, और ये शुद्ध या परिमार्जित किसे करेगा? भाषा को। किसे करेगा भाई? भाषा को। तो हम देखते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है, अर्थात भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। तो जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाए उसे व्याकरण कहा जाता है। देखिए क्या हुई परिभाषा व्याकरण की? तो व्याकरण की जो परिभाषा है वह हुई वह शास्त्र जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाए, वह शास्त्र जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाए व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण शास्त्र कहलाता है। कहलाता है। तो वह शास्त्र जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाए वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। ये व्याकरण शास्त्र किस किस की शुद्धता का ज्ञान करवाएगा? भाषा में क्या क्या है? तो देखिए व्याकरण में हम जिन चीजों पर चर्चा करते हैं इन्हें व्याकरण के अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? तो व्याकरण के अंग जो है वो होते हैं वर्ण, नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर होता है शब्द, इसी प्रकार से पद और इसी प्रकार से तो हम देखते हैं कि वर्ण, शब्द, पद और एक और हो गया आपके वाक्य। तो वाक्य ये कहें कि व्याकरण के जो है 4 अंग है। कितने अंग हैं? 4। व्याकरण के 4 अंग होते हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। हम केवल चर्चा ही करेंगे वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, री आदि के टुकड़े करें और टुकड़े करते हैं तो और इनके टुकड़े संभव नहीं है तो ये वर्ण कहलाएंगे। शब्द जो वर्णों के सार्थक मेल से बने और सार्थकता उत्पन्न कर दे शब्द कहलाते हैं। विभक्ति युक्त शब्द जिन्हें वाक्य में लिख दिया जाए पद कहलाते हैं और अनेक प्रकार के पदों से जो निर्मित होता है वह वाक्य कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि व्याकरण के जो है मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाता है, जो भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र कहलाता है। चलो इसी के आगे और देखते हैं हम क्या होता है व्याकरण में। एक बार की बात है कि कोई राजा था
पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में गया, पहले पढ़ने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, और उसने वहां शिक्षा भी प्राप्त कर ली, वापस आ गया। राजा ने पूछा कि बता बेटा कौन कौन से शास्त्र तूने पढ़ लिए हैं, तो उसने सभी शास्त्र गिना दिए। राजा ने कहा कि एक चीज बता, तूने व्याकरण शास्त्र पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? तो कहने का अभिप्राय ये है कि राजकुमार ने कहा कि ये कौन सा शास्त्र है, तो मैंने पढ़ा नहीं है। यदि ये शास्त्र नहीं पढ़ा तो आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा। अर्थात भाषा का प्राण व्याकरण को कहा जाता है। व्याकरण के बगैर भाषा निष्प्राण होती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्याकरण जो है वह भाषा का प्राण है, और अलग अलग भाषाओं का अलग अलग व्याकरण होता है। हम हिंदी पढ़ेंगे, उनका व्याकरण अलग प्रकार का है। संस्कृत पढ़ते हैं, उसका व्याकरण अलग प्रकार का होता है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसका भी व्याकरण अलग प्रकार का होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अलग अलग भाषाओं का अलग अलग व्याकरण होता है। हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा के व्याकरण को पढ़ रहे हैं, और व्याकरण क्या है? जो हमें शुद्ध वर्णों का ज्ञान कराए, हमें शुद्ध बोलना, शुद्धता का ज्ञान। अब ये शुद्धता क्या है? शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखा दे, क्या कहलाता है? व्याकरण। तो देखिए एक बात और कि गुरुजी शुद्ध बोलना कैसे, शुद्ध पढ़ना कैसे, शुद्ध लिखना कैसे? तो कईयों को शुद्ध लिखना नहीं आता है। जैसे शब्द है मतलब, और वो लिख देते हैं मतबल। तो क्या बताइए कि मतबल शब्द शुद्ध है? नहीं है, गलत लिख दिया करते हैं। तो ये शुद्धता कौन सिखाएगा? व्याकरण। पढ़ के गलत देते हैं। कई बार मतबल लिखा होता है और उसको मतलब पढ़ दिया जाता है, या मतलब लिखा होता है और उसको मतबल पढ़ दिया जाता है। तो शुद्ध पढ़ना भी सिखाया जाता है और शुद्ध बोलना भी सिखाया जाता है। शुद्ध बोलना कैसे सिखाते हैं? तो देखो बताया गया है, हमारे संस्कृत के मनीषियों ने बताया है। क्या बताया उन्होंने कहा है कि यथा व्याघ्री अहरेत पुत्रान् दशलाभ्याम न च पीढ़िये तद्वत् वर्णान् प्रयोज्य। हालांकि आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूं, इसलिए संस्कृत के कुछ श्लोक वगैरह बोल दिया करता हूं, लेकिन आप हिंदी जानते हैं और मैं हिंदी भी आपको बताऊंगा। यथा व्याघ्री कहते हैं शेरनी, या समझ लीजिए आप मार्जर, बिल्ली, है ना? तो यथा व्याघ्री अहरेत पुत्रान्, जब बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, दशलाभ्याम दांतों से न पीड़िये, लेकिन पीड़ा नहीं पहुंचने देती है। कितनी भी विकट परिस्थिति होती है तो व्याघ्री जब अपने बच्चों को पकड़ कर लेके जाती है, शेरनी अपने बच्चों को दांतों से पकड़ के लेके जाती है, लेकिन एक दांत तक उसके चुभने नहीं देती है। उसी प्रकार से एक एक वर्ण का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या और देखो क्या बताया गया है? स्वजन स्वजनो माभूत शकलम शकलम सकृच शकृत। मैंने अभी आपको एक राजा और राजकुमार की कथा बताई, और मैंने बताया कि क्या बताया मैंने? तो देखिए मैंने बताया आपको कि राजा ने अपने बेटे से कहा, अपने राजकुमार से कहा कि हालांकि तूने बहुत सारे जो है शास्त्र पढ़ लिए हैं, तथापि पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी तू व्याकरण शास्त्र पढ़। यद्यपि बहुना दिते तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो महाभूत, स्वजन स्वजनो महाभूत, सकलम शकलम सकृच्छिकत, शकलम शकलम सकृच्छिकत। तो देखो अब देखिए इसकी संधि विच्छेद। तो यदि च के बाद में छ हो तो इस च का त होता है। कहने का मतलब ये है कि ये शब्द है सकृत, और इस श का छ होता है, और ये हो गया शकृत। तो एक तो सकृत है और एक शकृत है। तो देखिए इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। स्वजन मतलब अपने लोग, अपने घर परिवार के लोग, अपने मिलने वाले लोग, है ना, वे कहलाते हैं स्वजन। इसका जो उच्चारण स्थान है वह दंते माना गया है। पाणिनि ने इसका उच्चारण स्थान दंते, हिंदी में इसे वर्ण से वर्ण कहा जाता है। इस को वर्ण से वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में पढ़ते रहेंगे। ये होता है श। इचु यशनम तालु, ये तालव्य वर्ण है, ये वर्ण से या दंते वर्ण है। ये दंते क्यों है, इसे वर्ण से क्यों कहा जाने लगा है, आगे का वीडियो आप देखें, आप समझ जाएंगे। और हिंदी में क्या परिवर्तन हुआ है, संस्कृत में पहले क्या था और हिंदी में क्या आ गया है, ये हम
समय के अनुसार पढ़ते रहेंगे, आप बस वीडियो पूरा देखते रहें और अंत तक देखते रहें, आप देखेंगे कि आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने संपूर्ण जिंदगी में कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है। बस जुड़े रहिए मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल के साथ में। तो देखिए स्वजन, स्वजन का मतलब होता है अपने घर के लोग या कहें परिजन, परिवार के लोग, और एक ही होता है स्वजन। इस स्वजन का मतलब होता है कुत्ता। एक तो मैं कहूं कि ये हमारे स्वजन है अर्थात अपने प्रिय है, और एक मैं कहूं कि ये हमारे स्वजन है अर्थात हमारे कुत्ते हैं। रात दिन के अंदर हो जाता है ये शुद्धता कौन? ये शुद्धता व्याकरण ही पढ़ाएगी। तो कहने मतलब ये व्याकरण शास्त्र है जो हमें भाषा को परिमार्जित करना सिखाता है, शुद्धता का ज्ञान सिखाता है, शुद्ध वर्णों को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, शब्दों को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, अर्थात हर वस्तु की शुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण ही करवाएगा। सकलम, सकलम का मतलब होता है समस्त। इस सकल का मतलब होता है समस्त, और इस शक्ल का मतलब होता है, इस शक्ल का मतलब होता है शक्ल, कि इसकी शक्ल देखो कैसी हो रखी है, पापड़ की जैसी हो रखी है। इसकी शक्ल देखो क्या चांद की तरह लग रहा है, इसकी शक्ल देखो क्या गुलाब सी लग रही है। तो ये वो शक्ल है जिसे हम शक्ल भी कहते हैं। हालांकि शक्ल का अर्थ छिलका भी होता है, लेकिन यहाँ छिलका इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है शक्ल, चेहरा है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं हम। अच्छे कार्य और शकृत अर्थात बुरे कार्य। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि उच्चारण भी गलत करते हैं तो भी सब कुछ अधूरा सा हो जाता है। तो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना कौन सिखाएगा? क्या करें? आपने देखा होगा, आप हरियाणा प्रदेश में इधर कहीं चले जाइए, आप देखेंगे कि वहां के लोगों को हिंदी की शुद्धता का ज्ञान नहीं है, या कहीं उनकी भाषा ऐसी है कि उनका लहजा हो गया है। कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि यत्र तत्र ये संस्कृत के शब्द हैं। हमारे हिंदी में आज भी कहा जाता है यत्र नान्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एकास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तंत्रा कलहांतरिता। तो इस प्रकार से हिंदी, इस प्रकार से संस्कृत में कहा गया है। तो यत्र को यत्र कहा जाना चाहिए, तत्र को तत्र कहा जाना चाहिए, पुत्र को पुत्र कहा जाना चाहिए। लेकिन जिन्हें भाषा की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो कहते हैं, क्या कहते हैं? यत्र यत्र नान्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता। मतलब बड़ी विडंबना की बात है कि यत्र यत्र हो जाता है, तत्र तत्र हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि वह हिंदी का अध्यापक क्या क्या पढ़ाता है। तो मेरी जो है ये कहें कि विनम्र प्रार्थना है कि हिंदी के अध्यापक भी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, देखें और देखें कि भाषा की शुद्धता क्या है, भाषा को किस प्रकार से सुंदर पढ़ाया जाए। मुकेश शर्मा को हिंदी शिक्षण वीडियो के लिए विशेष रूप से जाना जाता है कुचामन सिटी में। तो मैं आपको शिक्षण के लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से सरल तरीके से विद्यार्थियों के सामने किसी वस्तु को रखा जाए ताकि वे अपने जीवन में कामयाब हो सके। एक अच्छे अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए वो सब मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। इसलिए जुड़े रहें, अध्यापक भी और साथ ही साथ विद्यार्थी भी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मैं आपको लग रहा होगा कि शुरू से पढ़ा रहे हैं, हम देखेंगे कि ये चीजें हमें आनी ही चाहिए। हम वर्ण पढ़ेंगे, कई लोग ये समझते हैं कि मेरे सिलेबस में ये नहीं है, मैं ऐसा क्यों पढ़ूं? अरे भाई भाषा है, हर चीज एक वस्तु दूसरी वस्तु से जुड़ी हुई है, एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है, कड़ियां जुड़ी हुई है। आप वर्ण विचार पढ़ेंगे तो आपके संधि में काम आएगा। घोष क्या है, सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये सब कब जान पाओगे? जब आप वर्णों के बारे में जानेंगे तभी तो जान पाओगे। आप जब ये जानेंगे कि व्यंजन ये है और स्वर ये है, स्वर जो है इस प्रकार से निर्मित हुए हैं, व्यंजन जो है इस प्रकार से स्वर से स्वर मिलता है, स्वर से व्यंजन भी मिल जाता है, व्यंजन से स्वर मिल जाता है, विसर्ग से स्वर एवं व्यंजन मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कौन किससे कब कैसे मिलता है, ये अगर आपको जानना है और इनके मिलने से क्या परिवर्तन होता है तो जुड़े रहिए मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल के साथ। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी प्लस आ प्लस क्री
से हुई है। इसी प्रकार से हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े संभव न हो वर्ण कहलाते हैं। ए, ई, उ, री, क, ख, ग, घ, ये सब वर्ण हैं। ये बात अलग है कि वर्णों में स्वरों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मुझे यदि क बोलना है तो मुझे इसमें स्वर मिलाना पड़ेगा। ये देखिए क प्लस ए क होता है। यदि मुझे बोलना है का तो मुझे क में आ स्वर मिलाना पड़ेगा। तो ये भी अक्षर है और ये भी अक्षर ही है, ये भी अक्षर है और ये भी अक्षर ही है। लिखा हुआ है तो स्वर है, बोला जाता है तो अक्षर कहलाता है। अर्थात जिसमें स्वर मिल जाए वो अक्षर बन जाता है। ऐसी ध्वनि जो एक बार में एक झटके के साथ में हमारे श्वसन यंत्रों से निकल जाती है, हमारे फेफड़ों से जो ध्वनि एक झटके में उच्चारित होती है वह अक्षर कहलाता है। और इसी ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। अर्थात वर्णों में जब काउंटिंग करते हैं तो स्वरों की भी होती है और व्यंजनों की भी होती है, लेकिन जब बात अक्षर की जाए तो वहां स्वरों को भी काउंट किया जाता है। अर्थात गणना केवल स्वरों की होती है, क्योंकि जब बोलते हैं तो स्वर को मिलाकर बोलना पड़ता है। चलो बात करते हैं हम वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या है स्वर? देखिए कहा जाता है, संस्कृत में कहा भी गया है, स्वराजन्ते इति स्वरा, स्वराजन्ते इति स्वरा। और व्यंजनम अन्वगम व्यंजनम इति, अन्वगम व्यंजनम इति। अर्थात जो स्वयं में सुशोभित है वो स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर में जो वाग यंत्र हैं उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े। अर्थात जो अनायास बोले जाते हैं, निर्बाध रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे ध्वनियां जो बिना किसी बाधा के मुख विवर से, विवर मतलब गुफा, मुख रूपी गुफा, मुंह में एक प्रकार की गुफा है, मुख रूपी गुफा से उच्चारित होते हैं। अर्थात वे ध्वनियां जो बिना किसी बाधा के, अर्थात यह कि बिना किसी बाधा का मतलब हम ये भी कह सकते हैं निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा अर्थात निर्बाध रूप से। तो वे ध्वनियां जो बिना किसी बाधा के अर्थात निर्बाध रूप से मुख विवर से उच्चारित होती हैं, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। तो ऐसी ध्वनियां जो बिना किसी बाधा के बोली जाए वो कहलाते हैं स्वर। और व्यंजनम अनुगमिति, और ये व्यंजन का अनुगमन करते हैं। अर्थात जब कभी भी किसी भी व्यंजन को बोलना पड़ेगा तो हमें उसमें स्वर मिलाना पड़ेगा। तो देखिए अगर व्यंजन हमें बोलना है, व्यंजन क्या है? बी प्लस अंजन, अंजन नॉट इंजन। इंजन की सीटी में मारो मंडोले, ये इंजन नहीं है, अंजन है। और अंजन का मतलब होता है काजल। आपने सुना भी होगा कजरा रे, ये वही काजल है ना? तो देखिए ये है काजल, है ना? काजल मतलब काला, जो काली मां से परिपूर्ण
है ना। अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें स्वर मिलाना पड़ता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा इस व्यंजन शब्द में ही निहित है। अब देखिए, तो मैं कह सकता हूं कि वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाए व्यंजन कहलाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां तो जो स्वरों की सहायता से बोली जाए ऐसी ध्वनियां, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां मैं यहां लिख देता हूं समय की बचत के लिए कि आपको ज्यादा मिल सके। मैंने थोड़ा लिख दिया है ताकि कम समय में आपको ज्यादा समझाया जा सके। तो देखिए, स्वरों की सहायता से उच्चारित जो ध्वनियां हैं वे ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं और स्वयं राजंती की स्वर जो अपने आप में सुशोभित है वो स्वर कहलाते हैं। अर्थात जो बिना किसी बाधा के बोले जाए वो स्वर कहलाते हैं। गुरुजी कैसे पता लगे कि स्वर है या व्यंजन है? तो देखिए, अब आपको पता नहीं लग रहा है कि सर बाधा कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होती है। तो मैंने बोला है आ ई उ ऊ। तो ए आ ई उ बोलने के लिए मुझे किसी का सहयोग लेना नहीं पड़ा है। लेकिन आप देखिए, मुझे यदि इस क को बोलना है तो इसमें मुझे ए मिलाना पड़ेगा। तो वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है व्यंजन कहलाती है। तो ऐसी ध्वनियां जो स्वरों के सहयोग से बोली जाए। अब मुझे अगर क्या बोलना है तो मुझे व्यंजन के स्वर को मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्वर स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र ध्वनियां होती है जिनको बोलने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो आइए देखिए, ये होते हैं स्वर और ये होते हैं व्यंजन जो सहयोग से बोले जाए। स्वरों के सहयोग से व्यंजन कहलाएंगे और जो अपने आप में बिना किसी बाधा के बोले जाएंगे वे स्वर कहलाएंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जो हिंदी में स्वर है वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इनका वर्गीकरण जब हम वर्ण विचार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आगे बताऊंगा कि ये दीर्घ ध्वनियां कौन सी है, संधि वर्ण कौन सी है और मूल वर्ण कौन से है। फिलहाल जितना आपने देखा उतना ही बताऊंगा मैं। ए आ ई ये दीर्घ है, यहाँ जोड़ चादर लगाना पड़ता है। मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि ये दीर्घ है और ये मूल स्वर है। तो ए आ ई उ और री। कई विद्यार्थी यहाँ थोड़े से हकबका जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि स्वरमाला में री कहाँ लगाया जाए। तो ध्यान रखो कि ऊ के बाद में जो है री लगाना है हमें। ऊ के बाद में क्या लगाना है? हमें री लगाना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये सारे के सारे 11 स्वर हैं। ठीक है, तो गुरु जी अंग और अह क्या होते हैं? ये अंग और अह अयोग वाह होते हैं। अर्थात ए में किसी पंचम वर्ण का मिल जाना, किसी व्यंजन वर्ण का मिल जाना अयोग वाह कहलाता है। इस प्रकार से ये केवल स्वर भी नहीं है और ये केवल व्यंजन भी नहीं है, दोनों का मिश्रित रूप होता है, इसलिए अलग से पढ़ाया जाता है। तो कहने मतलब ये है कि अंग और अह अयोग वाह है। अब ये कैसे बनते हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, ये 11 स्वर हो गए हैं हमारे। अयोग वाह 2 होते हैं, ये अयोग वाह 2 हो गए हैं हमारे। ठीक है, अब बात चलते हुए वर्णमाला की। ये वर्णमाला क्या है? ये पूरी मैंने वर्णमाला उतार दी ताकि समय बच जाए। वर्णमाला वर्णों के सुनियोजित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, ये वर्णों की माला कहते हैं, हो गई है। अब देखो, हमारी जो वर्णमाला है वह संसार की सबसे प्रतिष्ठित, सर्वाधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक वर्णमाला है। यहाँ जैसा बोला जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अंग्रेजी में TO2 होता है लेकिन GO2 हो जाता है। हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता है, जो दिखता है वही बोला जाता है। तो
तो देखिए ये जो है पूरी वर्णमाला है, 11 तो आपके स्वर हो गए हैं और व्यंजन होते हैं आपके 33। व्यंजनों की परिभाषा मैंने लिख दी है, इसी प्रकार से स्वर के बारे में भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, स्वर जो है कुल मिला के 11 होते हैं, अवयव क्या है 2 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजन जो है वो 33 है। अब 33 व्यंजन में 25 जो है वो स्पर्श कहलाते हैं, कैसे लेके मैं तक, कैसे लेके मैं तक जो है, कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, तो सुनिए, जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख का एक अवयव दूसरे अवयव के स्पर्श करता है। गुरुजी ये मुख का अवयव और मुखावयव क्या है, तो देखिए मुख के अवयव क्या है। आप देखो हमारे मुंह पर होंठ भी है, हमारे मुंह में दांत भी है, हमारे मुंह में झल्लरनुमा भाग है दांतों के पीछे, उसी पद से कहा जाता है। उससे अपन आगे बढ़ते हैं तो तालु, उससे आगे बढ़ते हैं तो मूर्धा, मूर्धा कठोर होता है, टा खा ड ड जैसे जो कठोर वर्ण बोले जाते हैं वो स्थान मूर्धा कहलाता है। दांत से बोलने वाले होठ से बोलने वाले कहने का अभिप्राय यह है कि जो होठों से बोले जा रहे हैं तो होठ उच्चारण अवयव हो गया है, दांत उच्चारण अवयव हो गया है, मूर्धा उच्चारण अवयव हो गया है। वध से जिसे मसूड़ा कहते हैं, एक झल्लरनुमा जो भाग होता है वह दांतों के पीछे और मूर्धा से जो पहले होता है एक झालर बनी होती है। अपने जेब को टटोल के देखिए, मुझे पता है आप देख रहे हैं, आपने देख लिया है, बस वही बात कर सकते। और उससे आगे एक कोमल सा तालवा है। बच्चों को जब छोटे होते हैं तो पेन पेंसिल चम्मच आदि नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके मुंह में तालवे की लग जाएगी, तालवे की लग जाएगी तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि तालवा बहुत ही कोमल होता है। इसीलिए कोमल वर्ण है ना, च छ ज छ आदि तालवे से हो जाते हैं और बाकी कर से। तो हम देख रहे हैं कि जीवा जगह जगह घूम रही है और वहां में कई अवयव जिनका सहयोग लिया जा रहा है। ये 25 होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जिनको बोलने के लिए जीवा मुंह के किसी न किसी बात को स्पर्श करती है या मुख का एक अवयव दूसरे अवयव के स्पर्श करता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी चर्चा भी हम आगे की वीडियो में करेंगे। ड़ और ड़ ये देसी वर्ण है, हमारे खुद के देसी है, कहीं से लिए हुए नहीं है और इनका उच्चारण होता है ड़ ड़। कई इसको अड़ा बोलते हैं, कई इसको अड़ा बोलते हैं। वे अध्यापक जो हिंदी पढ़ाते हैं कृपया ध्यान दें और मेरे अग्रिम वीडियो भी देखें कि ड़ और अड़ में क्या अंतर होता है, वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। ये अन, ये न, ये न, ये म, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या होता है, मैडम पढ़ाती है, छोटी कक्षा में बच्चों को पढ़ाती है कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, कैसे जड़ी और अणमण कुछ नहीं। अब ये अणमण क्या है, इसका सही उच्चारण क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि इसे अन क्यों कहा जाता है, इसे ये क्यों कहा जाता है, इसे ण क्यों कहा जाता है। बाकी मैडम में तो ये पढ़ाती है जैसे चप्पल, जैसे छत्ता, जैसे जार, जैसे झंडा और अणमण तो कुछ नहीं, या अन खाली या अण खाली, मतलब इन तीनों में घोष कहा जाते हैं। तो ये तीनों क्या है और उसमें और इस ण में, इस अंग में, इस ण में क्या अंतर है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे त थ ध ध न है ना, प कैसे ले हम लेकर मतलब स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद में यारों में लव है, ये लव और लव अंदर से ही होता है, दिखावे का नहीं होता है, सच्चा लव। तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ इन्हें इसलिए कहा जाता है, अंतःस्थ अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे इनका जो उच्चारण होते हैं ये ऐसा लगता है जैसे ध्वनि अंदर से निकल के आ रही है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये तालव्य पे, ये मूर्धन्य और ये दंत्य या वध से भी कर सकते हैं, आजकल ये वध से हो गया हिंदी में। तो कहने का मतलब ये है कि श श स इनका उच्चारण अलग है। देखिए श श श स और ये है उस व्यंजन कहा जाता है। क्या होता है जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुखावयवों में घर्षण होता है, कभी जो है तालव्य भाग से जो है जीवा का घर्षण होता है, कभी मूर्धन्य भाग से होगा, कभी जीवा दांत के आकर के, और प्राण वायु जब गर्म होकर के निकलेगी, संघर्ष करते हुए निकलेगी तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
इनकी संख्या 4 होती है, पुष्प व्यंजनों की संख्या, इन्हीं को जब प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे तो संगत व्यंजन कहा जाएगा। इसी प्रकार से ये अलग-अलग को प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे तो इनको भी अलग-अलग भागों में बांट दिया जाएगा। इसी प्रकार से क्षेत्र, जस्त्र, इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं, संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। मिले हुए तो कई हैं, लेकिन अक्षरिक रूप केवल इन 4 को ही दिया हुआ है, मानक यही है। तो हम देखते हैं 11 और 2 13, 13 और 25 तो 25 और 10 33 और 3 38, 38 और 2 40, 40 4 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52। इस प्रकार से वर्णमाला में हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। तो वर्णमाला में कुल वर्ण की जब बात आए तो 52 होते हैं, लेकिन पूछा जाए मूल वर्ण कितनी है तो ध्यान रहे 44। 44 में क्या है? 11 प्लस 33, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके आगे और पढ़ते हैं। तो बात चल रही थी अपने वर्णमाला की। वर्णों के सुनियोजित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कह सकते हैं वर्णों की माला वर्णमाला है और हमारी हिंदी की वर्णमाला वैज्ञानिक वर्णमाला है। इस वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्णों का उल्लेख किया गया है। मूल वर्ण 44 है। अब हम देखते हैं कि ये आगत स्वर क्या है, आगत ध्वनियां क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। आइए, आगत स्वर। अब देखिए, हम जब हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तो कई ऐसी भी बातें मिलेगी जिसमें हम देखेंगे कि कुछ अलग भी है जो हिंदी में नहीं था और बाद में जोड़ा गया, जो विदेश से लिए गए। तो ऐसे स्वर भी हैं और व्यंजन भी है। आगत स्वर अर्थात विदेश से आया स्वर, विदेश से आया स्वर, ऐसा स्वर जो विदेश से आया है। अब हमने इसे जो आकार दिया है वो ये दिया है, अर्थात आ के ऊपर चांद लेकिन बिंदी गायब है। यहाँ पर बिंदी नहीं है, आ है और आ के ऊपर चांद बना हुआ है। इसका उच्चारण थोड़ा सा पृथक होता है। जैसे हम शब्द लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये न तो डॉक्टर होता है और न डॉक्टर होता है, ये होता है डॉक्टर। तो इस प्रकार से आ और ओ दोनों के मध्य की ध्वनि होती है और इसे विदेश से लिया गया है तो अ विदेशी स्वर है। इसी प्रकार से आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन एग्जाम में कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, कितनी हैं। तो जो आगत व्यंजन है अर्थात विदेश से आए हुए, जब विदेश से स्वर आया है तो विदेश से या कई विदेशी भाषाओं से लिए गए व्यंजन, विदेशी भाषाओं से लिए गए जो व्यंजन है वो आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब ये आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए आगत व्यंजन कौन कौन से हैं। देखो तो देखिए कागज कलम दवातला, कागज कागज कलम दवातला, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब, गजब हो गया सब वास्तव, है ना। बहादुर शाह जफर, जफर, तो ये ज है, ये ग है, ज है, ख है, क ग ज, इनका उच्चारण भी थोड़ा सा भिन्न होता है। क ग और ज नहीं होता। जैसे जब एक तो होता है ज और एक होता है जमीर, जमीर,
तो हम क्या देखते हैं कि ये विदेशी वर्ण है, ये सारे विदेशी व्यंजन है, विदेशी शब्द हैं और विदेशी शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है और ये विदेश से लिए हुए हैं, इसीलिए इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। इनकी पहचान के लिए छोटा सा गोल गोल चिन्ह लगा दिया जाता है, कहीं बिंदी लगा दी जाती है। इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता। तो आगत स्वर है और आगत व्यंजन है क, ग, ज, प। ये भी हमें हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे आपको। तो वास्तव में देखा जाए तो इससे बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन जब बात की जाए वर्णमाला की, और हम कक्षा 1 की आनंद बाल पोथी में वर्णमाला में कुल मिला के 52 वर्ण मानते हैं, इसलिए हमें 52 ही मानना है। जब तक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में 52 वर्ण पढ़ाए जा रही हैं, तब तक आपको केवल और केवल उत्तर 52 ही मानना है। अगर किसी ने 54, 56 या 59, 60, 65 पहुंचा दिया है तो उन्हें अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। ध्यान दें, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है। और इसके अलावा भी, क्योंकि छोटी कक्षा के विद्यार्थी इतना समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा हो जाता है उसका स्तर बड़ा होता जाता है और ये सारी चीजें उसको समझा दी जाती है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। हमने संयुक्ताक्षर में पढ़ा था क्ष, त्र, ज और स्त्र। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो देखिए, क्ष, त्र, ज, स्त्र का निर्माण क्ष, त्र, ज और ये स्त्र। क्ष में जब षटकोण मिलता है, हालांकि मैं इस ष का भी टुकड़ा ऐसे कर सकता हूँ, ष प्लस ए, ये पूरा है, इसमें असमाहित है। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो एग्जाम में ऐसे 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 दिया सकता है, एग्जाम में ऐसे ऐसे दिया जाता है, दोनों ही मान्य है। इसी प्रकार से त्र, तो ये त है और ये र है, र को भी वैसे कर सकता हूँ। ये ज और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोग कर लीजिए। बॉम्ब लगता मैनू, हाँ बॉम्ब लगता मैनू। ध्यान रखिए, इन्हें कुछ लोग जो है या कहें कि ब्रह्मवश से ग प्लस ये करके आ जाते हैं, क्योंकि बोलने में हम जो है ज न बोल करके गे बोल देते हैं और ग और ये उच्चारण ऐसा हो जाता है, तो ये गलत होता है। ध्यान रखो, सही ये है ज और ये ज, है ना, कि आजकल के विद्यार्थियों में तो ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में शुद्ध होता है ज्ञान, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई बार क के साथ में ये दे देते हैं। तो ध्यान रखो, जिसका पेट कटा हुआ है वह कैसे जुड़ा हुआ है। देखो, बापड़े का पेट कटा हुआ है, श, ये श है और ये र है, श। ये देखो, ये र, हम र की चर्चा आगामी वीडियोस में करेंगे कि र का प्रयोग किस किस प्रकार से होता है, कितनी प्रकार से होता है, कहां कहां होता है। श, तो ये श है, ये समझ लीजिए कि ये श आधा है। ये देखो, ये जो श है वो आधा वाला है, और ये र, ये जो र होता है वह पूरा होता है। जो आधा दिखता है वो पूरा होता है और जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। इस बात का हिंदी में आप इसे ध्यान रखिए। अब देखिए, अक्षरिक रूप इन्हें ही दिया गया। आपके यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाए संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको केवल उत्तर 4 ही देना है। जब तक हमारे मनुष्यों की किताबें सुधर नहीं जाती तब तक इसका उत्तर हमें 4 ही मानना है। बाकी इनकी संख्या बहुत बहुत हो सकती है। ये देखिए, उक्त, तो उक्त में ये कैमे तय मिला दिया, लेकिन ये अक्षरिक रूप नहीं है। अक्षरिक रूप क्षेत्र जैसे रही है। इसी प्रकार से अक्षर, तो ये देखिए शब्द लिखा मैंने अक्षर, तो इसमें कैमे ख मिला दिया, ये भी संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है, लेकिन अक्षरिक रूप केवल इनको ही 4 को दिया गया है, इसलिए इन 4 को संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कई हो सकती है, लेकिन एग्जाम में आपके सवाल है तो आपको केवल उत्तर 4 ही देना है, तभी आपका जो उत्तर सही हो पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा।
हम जो भी पढ़ेंगे केवल प्रमाण के आधार पर जो हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है उसको आधार में ध्यान रख करके पढ़ेंगे, और कुछ नया अपडेट हुआ है तो वह अपडेट भी आपके सामने रखा जाएगा। आज के लिए इतना, बाकी आगामी वीडियो में हम और पढ़ेंगे कि ये उच्चित वर्ण क्या है। देखो उच्चित का मतलब होता है फेंकना। एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है कि उच्चित का क्या अभिप्राय होता है, तो उच्चित का अभिप्राय होता है फेंकना। ऐसा लगता है जैसे किसी को फेंक दिया गया है। इन वर्णों को उच्चित वर्ण भी कहा जाता है। ताड़ दिया गया है। जैसे कुत्ता आता है दुर्र, कागला आता है या कौवा आता है तिर्र, तो इस प्रकार से जो ताड़ दिया गया हो इसलिए इनको उच्चित ताड़न जात द्विगुण द्विस्पष्टि भी कहा जाता है। और इसके आगे विस्तार से अपन आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये स्वर अयोग है वो मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से कि किस प्रकार से हमें जो है योग होता है। आज के लिए बस इतना। आप जुड़े रहिए मुकेश शर्मा हिंदी गुरु YouTube चैनल से, और मैं आपके सामने एक से एक शानदार वीडियोस लेकर आता रहूंगा। लेकिन ध्यान रहे सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है वे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और साथ में आपका प्यारा सा कमेंट भी लिखें। 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। पितृ ऋण को व्यक्ति जीते जी कभी चुका नहीं सकता है, देव ऋण को चुकाया जा सकता है, गुरु ऋण को भी चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। तो यदि आप मेरा यह चैनल देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं आज से आपका गुरु हुआ, और गुरु होने के नाते इसका ऋण केवल एक ही है कि आप अच्छे कमेंट करते रहें ताकि इस गुरु भाव से मुक्त रहें। आप निःशुल्क पढ़ते रहें लेकिन कमेंट के साथ में, और यदि कोई सुधार की गुंजाइश है तो मैं निश्चित रूप से उसे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।